नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। हमारे पास आज खबरें हैं, दुनिया भर की खबरें भी हैं। आज ट्रंप के ऐलान के बाद में दुनिया भर के बाज़ारों में बड़ी रौनक आई, लौट के आ गई। शहर बाज़ार चहल पहल और मुस्कुरा गए। रुपए की बहुत साख सुधर गई। इंदौर में भी कुछ कामकाज कारोबार चलने के आसार दिखने लगे। 8 अप्रैल है आज, और शहर की खबरों से हम आपको अवगत करा देते हैं। आज दोपहर की खबरों से हम शुरू करेंगे। आज इंदौर की खबरों में दोपहर की खबरों शुरू करते हैं। व्यापार की खबरों में हम सबसे आखिरी में बात करेंगे। कुछ खबरें अच्छी हैं जिस पर हम आप चाहेंगे कि आप बिल्कुल उसको समझें। एक तो शराब की दुकानों के ठेके जरूर हो गए, पर शराब की दुकानों के ठेकेदारों को भी जोर आ रहे हैं इस बार शहर में दुकान खोलने। जन जागरण और जन जागृति शराब की दुकानों को लेकर शहर में निश्चित रूप से बढ़ गई। कोई भी नहीं चाहता है कि उसके क्षेत्र में नई शराब की दुकान खुल जाए, और इसको लेकर सब एक जाजम पर खड़े हो जाते हैं। पर इसके पीछे राजनीति भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि भैया दुकान कहीं ना कहीं तो लगा के देनी ही पड़ेगी उसको, क्योंकि राजस्व का नुकसान होगा। सारे लोगों के पेट जुड़े हुए हैं, दूसरे लोगों कारोबारियों के। ठेकेदार को लगता है कि मेरा नुकसान हो रहा है तो कहीं तो खोलनी ही होगी। लेकिन अंततः दुकान खुलती है। 2-4-8 दिन के विरोध को लेकर जो है ठेकेदार मन बना के रखता है कि 2-4-8 दिन का विरोध है, तैयारियों के बाद में हालात सामान्य हो जाएंगे। एनटीसी की ज़मीन पर कल एक शराब की दुकान खुली है मालवा मिल के पास में। दैनिक अखबार के पड़ोस में खोली गई ये दुकान। इंदौर समाचार के पास में उनके कार्यालय के पास खोली गई दुकान को लेकर बड़ा हल्ला मचा हुआ है। आज लोग सड़कों में बैठे रहे, खूब हल्ला मचा है, और रहवासियों ने मैदान पकड़ रखा है। मुझे लगता है शाम तक तो मुझे नहीं मालूम, पर अभी तक तो 2 बजे तक मैदान पकड़ रखा था। क्या है साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जैसा आपने बताया कि जब दुकानें खुलती है तो नई जगह अगर बदली जाती है तो शुरू में ठेकेदार को लगता है कि कुछ दिन तो हल्ला मचना ही है। हालांकि मैं आपको इसमें ये और चीज़ बता देता हूँ कि हल्ला मचाने के पीछे जो लोग मुख्य किरदार निभाते हैं, ये बड़ी गौर करने वाली बात है। इस इंदौर शहर का रिकॉर्ड रहा है अभी तक का कि जो भी शराब दुकान का विरोध करने वाली भीड़ होती है, उस भीड़ के पीछे जो चेहरे होते हैं, जो अपना इस पूरी भीड़ का जो झंडा उठाते हैं, वे कुछ दिन बाद मैनेज हो जाते हैं। उनका काम ही यही होता है कि दुकान का विरोध करना, किसी भी तरीके से ठेकेदार से उनकी मांडवाली कर लेना, और उसके बाद में वे ठंडे हो जाते हैं। और नाम आ जाता है कि प्रशासन झुकने को तैयार नहीं है। ये तो बात वही होती है जहाँ रहवासी खुद मैदान पकड़ते हैं वहाँ उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम बात कर लेते हैं रिंग रोड चंदन नगर रोड पर जो दुकान खुली थी, उसको लिए रहवासियों ने लंबे समय तक संघर्ष किया था। करीबन 1 महीने बाद नतीजा आया था। तो अभी बात कर रहे हैं एनटीसी की ज़मीन पर जो दुकान खुली है, आज विरोध शुरू हो गया है। सुबह से रहवासियों ने विरोध किया है। राजनीतिक चेहरे भी वहाँ नजर आ रहे थे, मतलब जिन्हें छुट भैया नेता हम कह लें, बस उनका काम ही यही है। तो देखते हैं कितने दिन तक विरोध होता है, कितनी दुकान हटाने में कामयाब होते हैं, और ये चलता रहेगा। वैसे भी 8 दुकानें जो सरकार के पास जो 10 दुकानें हैं, वो अभी जो 8 दुकानें जो जा नहीं पाई है, 10 करोड़ रुपए कम में जो है ठेकेदार लेने को तैयार, सरकार तैयार नहीं, कोशिश कर रही है सरकार कि कोई मान जाए, नहीं मानेगी तो पैसा कम करके देना ही है। 35% कम पर भी दुकान देने के लिए तैयार है, मतलब घटे दरों पर भी देने को तैयार है। सरकार चाहती कुछ भी करो भैया, पियो, थोड़ी थोड़ी पियो, महंगी पियो, सस्ती पियो, और पियो। दुकान खुलवाने के लिए इतनी लालायित है। ये देश के विकास का मॉडल भी है कि दुकान खुलवाने के लिए आबकारी विभाग इतना लालायित हो जाए कि लगातार दबाव बना हुआ है कि दुकान खुल जाए, बस कुछ भी हो जाए। एक और खबर पर हम बात कर ले रहे हैं। ओमकारेश्वर से जो है एक नई खबर। ओमकारेश्वर जलाशय से 6 बड़े पंपिंग स्टेशन तैयार किए गए हैं, और मोटरों के साथ ये पानी लाया जाएगा। नर्मदा छिपरा परियोजना का संचालन इससे किया जाएगा। 14 करोड़ के लगभग का टेंडर जारी किया है, और इससे ये जो पानी 6 पंपों से उठा के ऊपर लाया जाएगा। इससे 3 जिले इंदौर, उज्जैन और शाजापुर, यहाँ पर करीब 30,000 हेक्टेयर भूमि को जो है सिंचित करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये पानी बहुत महंगा होगा, क्योंकि जो पंपिंग करके लाया जाएगा पानी, उसकी कीमत, हम इंदौर में पानी अगर आप पीने का ले रहे हैं तो ये दुनिया का सबसे महंगा पानी जो आपको पीने के लिए मिलता है, क्योंकि इसकी लागत, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसानों को ये पानी दिया जा रहा होगा, पंपिंग के सहारे दिया जाएगा, तो इसकी कीमत और लागत भी बहुत ज़्यादा होगी। पर यह जरूर है कि इससे कम से कम 30,000 हेक्टेयर भूमि में फसल बोने का एक साधन हो जाएगा, और फसल अच्छी खासी लहला जाएगी। क्या साहब? बिल्कुल बात सही कही जा रही है। नर्मदा शिप्रा परियोजना जब लाई गई थी, उसका सिर्फ मकसद यह था कि उज्जैन में की शिप्रा जो है बहती हुई नजर आए, शिप्रा में पानी की कमी ना रहे, इसलिए ये परियोजना लाई गई थी। बाद में तय हुआ कि एक तय सीमा का पानी छोड़ने के बाद जो पानी बच रहा है, उसके वहाँ
जिस रूट से ये लाइन निकली है वहाँ के किसानों को भी दे दिया ताकि उनको खेती में उसकी राहत मिले, क्योंकि 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ होने वाला है और सिंहस्थ को देखते हुए पानी की पूर्ति बनी रहे, इसको लेकर हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में ही एक बड़ा तालाब बनाने की तैयारी कर ली है। उस तालाब में पानी को है स्टोर करके रखेंगे, जब जब शिप्रा में जरूरत होगी छोड़ते जाएंगे। ये व्यवस्था भी कर ली गई है और नर्मदा शिप्रा परियोजना अपने आप में योजना बनी हुई है, कभी भी जब चाहें जब पंपिंग स्टेशन से चालू करके पानी शिप्रा में ले सकते हैं। इसी के सहारे गंभीर बांध को भरने की कोशिश भी की जा रही है। जसवंत सागर को भी नर्मदा के पानी से भरने की एक तैयारी की गई है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो इन तीनों जगहों से सिंहस्थ में पानी की दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं हो, पानी उसमें कलकल बहता रहे छिपरा में। एक खबर थी। अब अग्निमाड़ खबर की बात करें, अंततः 73 बिल्डरों को फायर फाइटिंग के मामले में नोटिस थमाए गए हैं। ये एक बड़ी रोचक खबर भी अपने आप में। प्रशासन ने के निर्देश पर तमाम भवनों की जांच की गई थी और पाया गया कि इन लोगों को जो है यहाँ पे फायर फाइटिंग की व्यवस्था ठीक नहीं है, इन सबको नोटिस जारी कर दी। आपको एक खबर से और अवगत कराना चाहता हूँ मैं, जो हमारे यहाँ पिछले दिनों दैनिक दोपहर में छपी थी। इस खबर में शहर के 11 अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी एनओसी लगा रखी, मतलब नगर निगम ने उन्हें कोई पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं दिया। उच्च न्यायालय में जब ये मामला गया कि भाई किस किस के पास जो है एनओसी है, तो जिन अस्पतालों ने एनओसी लगा के वहाँ पर हाईकोर्ट में जानकारी थी, पाया गया कि ये तो सब नकली है, फायर फाइटिंग की कोई एनओसी जारी ही नहीं हुई है। पर ये 11 अस्पतालों पर आज तक नगर निगम ने या जिला प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। और यहाँ पर मुझे लगता है फायर फाइटिंग का हवा है। 2-4-8 दिन बाद में नोटिस के बाद क्या तामील होगा और क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। ये भी ठीक ऐसे ही तलगर खाली कराने जैसा मामला दिख रहा है। क्या सर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि G+3 की इमारतों की जांच कर ली गई और शहर में 350 इमारतें ऐसी बताई गई जहां के जो जांचें की गई और जिसके में से 73 पर नोटिस दिए गए, 30 पे पहले नोटिस दे दिए गए थे। मुझे लगता है नोटिस देने का खेल हो चुका है, एक बार कार्रवाई कर ली जाए और ये कार्रवाई भी है ना ठोस होनी चाहिए और सबसे पहले शुरुआत नगर निगम के पास से ही होनी चाहिए, क्योंकि नगर निगम के आसपास की जो इमारतें हैं उसमें कितने बेसमेंट खाली है जरा वो भी देख लिया जाए, उसमें कितने फायर फाइटिंग के सिस्टम लगे हैं वो भी देख लिया जाए कि आग लगने पर या आपदा की स्थिति में क्या होगा। अच्छा आपको बता दूं, अप्रैल शुरू हो चुका है, मई का महीना और बचा है, जून में बारिश अपनी दस्तक दे देता है, 2 महीने ही गर्मी की ओर बचे और गर्मी के दिनों में ही हमें है ना आगजनी से बचने की याद आती है जब 1-2 हादसे होते हैं शहर के अंदर, उसका सब भुला दिया जाएगा। इस 73 में से कितनों पे कार्रवाई होगी ये हम आपको इसी कार्यक्रम में आने वाले कुछ महीनों बाद बताएंगे क्या क्या। एक और खबर पर हम बात कर रहे हैं संक्षेप में। अवैध कॉलोनी में शिकंजा कसने को लेकर जो कमिश्नर ने एक आदेश निकाला, नगर निगम ने हर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है, निगरानी दल गठित कर दिए हैं। क्या बिल्कुल कसा जाएगा मामला? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आदेश मुझे लगता है ये पहली बार नहीं हो, इस तरीके के आदेश होते रहते हैं। बस इस बार थोड़ा सा एक बड़ा बदलाव किया गया है कि अब हर 15 महीने में 15 दिन में आपको रिपोर्ट देनी है, मतलब 1 महीने में आपको 2 बार रिपोर्ट देनी है, वो भी स्थानीय टीम को देनी है। स्थानीय टीम में कौन आ गए? आपके जोन के जो है भवन अधिकारी, भवन इंस्पेक्टर, दरोगा। इस बार ये थोड़ा सा और अच्छा कर दिया है कि CSI को भी उसमें जोड़ लिया है, जोनल अफसर को भी उसमें जोड़ लिया है। सबको मिलकर अपनी नाक कान मुंह खुले रखना है, कहीं भी अवैध कॉलोनी कटती है तो तुरंत सूचना देकर अपने हाथ बचा लेना है, वरना जब कार्रवाई होगी तब ये कोई नहीं बच पाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है पर ऐसा अभी तक कहीं हुआ नहीं इंदौर में। मुझे नहीं लगता कि कोई अवैध कॉलोनी कटी हो उसमें अवैध कॉलोनी के कॉलोनाइजर पे आपने कार्रवाई कर दी होगी, लेकिन कभी भी उस समय के जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। तो आगे भी क्या होगी इसकी अभी कोई गारंटी नहीं दी है। और अभी भी बता सकता हूं मैं कि इंदौर के आसपास जो नगर निगम सीमा के बाहर के जो क्षेत्र लगे हैं उसमें बाकायदा आराम से 12 से 14 कॉलोनियां बहुत आराम से काटी जा रही है। अब हम पत्रिका खबर की बात कर रहे हैं। पत्रिका खबर में एक खबर है, टेंडर पर रोक लगा दी, पुराने खाली 80 ई कचरा गाड़ियों में ब्रेक लग गया है, खजाना खाली हो चुका है और ई कचरा गाड़ियों अब नगर निगम वित्तीय संकट भी बढ़ने लगा है। कर्ज, इसके अलावा देनदारियां और ये सब चीज़ें बता रही कि नगर निगम को इस साल में काम करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ में वित्तीय जो संसाधन है उनको जोड़ने के लिए जो पैसा लगता है उसके लिए भारी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पैसा आ रहा है, जो आपके टैक्स से वसूला जा रहा है, वो सारा स्थापना पे खर्च हो रहा है, मतलब झाड़ू पोछे बर्तन पे आपका सारा पैसा जा रहा है। इसलिए अब आप विकास के मॉडल के लिए जब तक अतिरिक्त राशि की जुगाड़ नहीं करेंगे, शहर में विकास की रफ्तार आपको देखते हुए नहीं मिलेगी। तो ये भी वही स्थिति, खजाना खाली है, गाड़ियां खरीदने के लिए जो टेंडर जारी किया गया तो उसको भी निरस्त कर दिया है। क्या है सर? बिल्कुल बढ़ाना ही पड़ेगा। नगर निगम में नया बजट जो है आज पेश हो चुका है, उस पर जो मोहर भी लग गई है कि अब उस बजट के हिसाब से जो पैसा नगर निगम को आता है उससे काम होता जाएगा। हालांकि 2-2.5 हज़ार रुपये की कमाई में 8,500 करोड़ का बजट लाए हैं, तो इसमें कितने काम होंगे कितने रुकेंगे ये तो वक्त बताएगा। और ऐसा हर बार ही होता है बजट में चीज़ें, गाड़ी खरीदने के दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं पर गाड़ियाँ खरीदने के लिए पैसा चाहिए और पैसा नहीं होने से क्या हालात बनते हैं वो देख चुके हैं हम लोग।
भंगार गाड़ियाँ चल रही हैं, सब कहीं यहाँ खड़ी कहीं वहाँ खड़ी हुई है। अब एक प्रभातकरण खबर की 2 खबरों पर हम बात करेंगे। एक तो आज 200 करोड़ की ज़मीन खाली कराई है, ये सीलिंग की ज़मीनें हैं। शहर में 2000 एकड़ से ज़्यादा के मामले हैं जो सीलिंग की ज़मीनों को खाली कराने के लिए 2000 में इनको सबको लेकर बाकायदा नोटिस जारी हुए थे और इसके बाद से ये फाइल गायब है। 2000 में जहाँ जब ज़रूरत होती है तब सीलिंग की ज़मीन ढूंढी जाती है और ये तमाम सीलिंग की ज़मीनों कहीं गार्डन बने हुए हैं, कहीं और भी कुछ काम हो रहा है और इन ज़मीनों पर उपयोग इनका किया जा रहा है। पिछले दिनों कनालिया रोड पर सीलिंग की ज़मीन खाली कराई गई थी। आज चौधराम अस्पताल के सामने एक सीलिंग की ज़मीन को बताया गया कि सीलिंग की ज़मीन थी जो उस पर कब्जा बना हुआ था। क्या सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। शहर में सीलिंग की ज़मीन को अगर आप देखने जाएंगे तो काफ़ी मात्रा में सीलिंग की ज़मीन है। खजराना इलाके में आप चला जाइए, कनाड़ा रोड पर चले जाइए, पिपलिया राव की आज ज़मीन को 200 करोड़ की खाली कराया गया है। तो ये सीलिंग की जो ज़मीन है इसका मुझे ऐसा लगता है सबसे मेन चीज़ तो ये है कि सरकार को इसका उपयोग कर लेना चाहिए। प्रशासन चुप बैठा हुआ है, बोर्ड लगा दे और सीलिंग की ज़मीन पर अगर आप ध्यान नहीं देते धीरे धीरे 2 मकान बनते हैं, 4 मकान बनते हैं, धीरे 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 पूरा कब्जा हो जाता है। उसके बाद में आप जागते हैं, बात वही आ जाती है कि अवैध कॉलोनियाँ कैसे कटती है शहर में। सीलिंग की ज़मीन पे अवैध कॉलोनियाँ हैं, इस ज़मीन पे लजून की ज़मीन पर अवैध कॉलोनियाँ हैं, निजी ज़मीनों पर अवैध कॉलोनियाँ हैं। सब ऐसी ही बसाट नहीं हो जाती जैसे आप पिपलिया राव की आज तो आपने कुछ मकानों पर बुलडोजर चलाकर आपने 200 करोड़ की ज़मीन को आपने कब्जा ले लिया। अभी आप कनाड़ रोड तरफ और खजराना तरफ चले जाइए, वहाँ करोड़ों रुपए की ज़मीनें वहाँ भी पड़ी हुई है और वहाँ धीरे 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 कब्जे होते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं। बाकायदा 2000 में कलेक्टर ने खुद इस बात का प्रयास किया था और इसको लेकर कमिश्नर के यहाँ भी फाइल चली थी। संभागायुक्त तक मुझे याद नहीं आ रहा कौन थे, पर बाकायदा 2000 एकड़ ज़मीन आज भी सीलिंग के शहर में पड़ी हुई है जिस पर ये लावारिस ज़मीन है और इस पर तमाम जगहों पर कब्जे हो चुके हैं। तो इस शहर में ये तो कोई रोना नहीं। नगर निगम के कम से कम 100 से ज़्यादा से प्लाट है जिन पर लोग मकान बना लिए और आराम से 2-2, 3-3 मंजिला मकान बन चुके हैं। ये प्लाट नगर निगम के थे, कोई वो नहीं है इनको लेकर कि कोई इन पर लेकर कोई काम करना चाहता हो। पर ये ठीक है। एक खबर पर और हम बात कर लें, स्वीट 21 और मल्लार मेगा मॉल में एमओएस जो है इस पर दुकानें चल रही, मतलब दोनों साइड पे जो सड़क के साइड में जो दुकानें बनी, मतलब रोड पे जो साइड में दुकानें बना दी गई एमओएस पे, वो दुकानें बनाकर वहाँ पे कामकाज किया जा रहेगा। सबसे बड़ा सवाल एक और उठता है कि क्या इन मॉल के अंदर जिस नियमों के अंतर जिन शर्तों के अंतर्गत इनको अनुमति दी गई थी उसका ईमानदारी से पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। इस जगहों पर सबसे पहला ये होता है कि फायर ब्रिगेड को तमाम लोगों को जो कॉरिडोर है जहाँ जहाँ से भी आप निकलते हैं तमाम लोग खरीद के बाद में, ये सब पूरी तरह से खाली रहना चाहिए। पर तमाम छोटी छोटी दुकानें लगाकर कॉरिडोर में, हॉल में एक बड़ा व्यापार किया जाता है। लाखों रुपए से किराए के रुपए वसूले जा रहे हैं। जब भी आगजनी या कोई भगदड़ होती है तो इन्हीं कॉरिडोर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा गिरते पड़ते हैं क्योंकि वहाँ सामान रखा होने के कारण लोग दौड़ नहीं पाते हैं। इधर नीचे दुकानें बना दी गई है, दुकानों का खेल पहले से ही तय रहता है, तलघर के लिए व्यवस्था अपनी जो भी बना रखी हो। पर इन दोनों मॉल C20 और मल्लार मेगा मॉल के बीच में एक ब्रिज बनाया गया है जो मैं समझता हूँ शायद सबसे ज़्यादा इनलीगल है। बिना अनुमति को ब्रिज बना हुआ है। पर कौन बोल सकता है, क्योंकि शहर के ताकतवर भूमाफिया हैं तो किसी के दम नहीं, क्योंकि सबके बच्चे वहाँ से कपड़े खरीदते हैं। क्या साहब? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात अगर की जा रही C20 और मल्लार मेगा मॉल को लेकर, जो नगर निगम परिषद सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पार्षद वेंजिका दीपू यादव ने सवाल लगाया था और सवाल में वे पूछ रही है कि जब एमओएस का में आपको उपयोग करने की इजाज़त नहीं है तो C21 मॉल के एमओएस की जगहों का कवर करके वहाँ छोटा मार्केट सा बना दिया गया है, छोटी छोटी दुकानें किराए पे उठा दी गई है। जब आप मॉल बना हुआ है तो मॉल के अंदर जो है ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम चल रहे हैं और उसकी आड़ में बाहर जो है आप छोटी छोटी दुकानें जो आपने लगाकर बड़ा मोटा किराया कमाया जा रहा है। इसको लेकर सवाल लगाया गया था। जवाब आपको इतना प्यारा घुमा फिरा के दिया गया है कि जानकर हैरानी होती है कि नगर निगम कैसे अपने हाथ बचाता है। सीधा सीधा कह दिया गया है मंगलार मेगा मॉल और जो C21 के बीच की जो सड़क है उस पर किसी तरह का कोई कब्जा नहीं है, खुली है। अरे जिन्होंने ये जवाब बनाया उन्होंने ये नहीं देखा कि सड़क तो सीधी खुली हुई है, उस पर गाड़ियां खड़ी हो रही है, उसे गाड़ियां खड़ी करने की परमिशन नहीं दी गई है। लोगों के आने जाने का रास्ता है वो पीछे चाय पत्ती व्यापारी एसोसिएशन के जो पीछे और प्लाट है उनका रास्ता है गायगा। फिर बात कर लेते हैं, उसको खाली बता दिया गया रोड को। अरे खाली बता दिया, उसके ऊपर वो जो पुल बना हुआ है जो दोनों मॉल को जोड़ रहा है वो इन अधिकारी का दिखाई नहीं दिया है जिन्होंने जवाब दिया। और आप बात करते हैं दुकानों की जो बना के दे दी गई है, महज 33 लाख रुपए लेकर कंपाउंडिंग कर दी गई और कंपाउंडिंग होने के बाद में बकायदा मार्केट बना दिया गया। आमने सामने दुकानें कर दी सकड़ी सी गली के। उसमें एक एक दुकान 33 लाख में गई होगी कम से कम। नीचे जो दुकानें गई है कम से कम, जिसका मॉल है उन लोगों ने कम से कम करोड़ रुपए इसमें निकाले होंगे बहुत आराम से। यह भी देखने वाली बात रहती है कि दुकान में जब ये यहाँ पर जब काम हुआ होगा, जो एमओएस परमिशन दी होगी तो इस खेल में कौन कौन लोग शामिल थे।
तो ये खबरें थी। हम संक्षेप में हम नगर निगम की आज बैठक थी उसकी जानकारी लेते हैं, उसके बाद में उसके पहले हम आपको व्यापार की छोटी सी जानकारी देते हैं। आज ट्रंप के ऐलान के बाद में कल देर रात जो हमला होना था ईरान पे नहीं हुआ, उसके ऐलान के बाद में समझौता हो गया। समझौता होने के बाद 10 तारीख को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की बड़ी अहम भूमिका बताई जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने में चीन की भूमिका बताई जा रही है और 10 तारीख को दोनों के बीच समझौता होने का हार्मूज खाड़ी खुल जाएगी। पर इसी के साथ में पूरे बाजार झूम गए, एशिया भर के नहीं दुनिया भर के बाजारों में आज जोरदार उछाल देखा गया। कोरिया से हवा चली तो जापान तक सब बाजार उछल गए। मतलब हिंदुस्तान में 2700 अंकों का उछाल पहली बार बहुत लंबे समय बाद आया। 19 लाख करोड़ सुहा हो चुके निवेशकों के बहुत दिनों बाद में एक बार चहल पहल बाजार में दिखी। इसके साथ ही कच्चा तेल जो कल $118 प्रति बैरल पे घूम रहा था, आज वो जैसे ही खबर लगी $91 पे आ गया और अगले कुछ दिनों में अगर ये हालात सामान्य हो गए तो और नीचे आ जाएगा। हालांकि अभी हाल इस व्यवस्था को सुधरने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर धीरे धीरे हालात सामान्य होंगे, आम आदमी पे भी दबाव इसका कम होना शुरू हो जाएगा। और रुपया भी जोरदार उछला, 1 मिनट में 51 पैसे उछल के रुपये ने भी रफ्तार ले ली। ये तो व्यापार खबरें थी। आज नगर निगम की परिषद की बैठक का दूसरा दिन था। आज दोनों ही तरफ से जोरदार तैयारी की गई थी, पर दांव पेच के चक्कर में पूरी तरह से परिषद की बैठक चल नहीं पाई। परिणाम ये हुआ कि अंततः बैठक आधी अधूरी खत्म हो गई। आंखों देखा हाल आपको शेखर जी बताएंगे कि उस परिषद की बैठक में आज क्या क्या हुआ और कैसे खींचतान हुई और पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। नगर निगम की बजट बैठक जो अगले 1 साल तक नगर निगम इंदौर शहर में विकास करने वाला है, उस विकास की महत्वपूर्ण बैठक भागीरथपुरा कांड की बलि चढ़ गई। वजह यही है कि पक्ष जो है भागीरथपुरा पे बात करना नहीं चाहता, विपक्ष जो है भागीरथपुरा से बाहर निकलना नहीं चाहता। कुल मिलाकर दोनों तरफ की जो है भागीरथपुरा को लेकर क्रिया की प्रतिक्रिया होती रही। कल पहले दिन बजट को बड़ी आसानी से रखा गया, तब भी भागीरथपुरा को लेकर हल्ला हुआ। कहा गया सत्ताधारी दल के मुखिया महापौर पुष्यमित्र भार्गव की तरफ से कि नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के इशारे पर दलदल शिका में बैठे लोगों ने हल्ला मचाया और वे भागीरथपुरा के ना होकर कांग्रेसी थे। आज जो है उसका पलटवार किया गया। भागीरथपुरा से भाजपा कार्यकर्ताओं को बुला लिया गया, उनके साथ में 2-4 परिवार आ गए, उन्होंने हल्ला मचाया ये कांग्रेस को जवाब देने के लिए। हालांकि भाजपा ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि किसी भी तरह परिषद को चलने नहीं देना है। वजह सिर्फ वही है कि भागीरथपुरा वाले मामले में अभी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में परिषद बैठक आज की महज अखाड़ा बनकर रह गई और इस शहर के विकास के मुद्दों पर जहां बात होनी चाहिए थे, इस शहर के एक एक मुद्दों पे जो आपने बजट तैयार किया है उस बजट की बारीकियों पे बात होनी थी, किसी पे बात नहीं हो पाई। और जो नेता लंच तक आपस में बैठकर एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, वे लंच निपटते ही एक दूसरे के विरोधी हो गए, हल्ला मचा दिया और परिषद बैठक खत्म कर दी गई। और इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सत्ताधारी कामयाब हुए हैं। उनकी मंशा भी यही थी कि किसी भी तरह ये वाली बैठक जो परिषद की बैठक खत्म कर दी जाए। वजह यह है भागीरथपुरा जो है भारतीय जनता पार्टी की इस परिषद पर इतना हावी है, वे 36 मतों का जवाब नहीं दे पा रहे हैंगे और विपक्ष जो है इन 36 मतों को बुनाने में लगा हुआ है और वह हर हाल में सत्ताधारियों को आईना दिखाने में लगा। और कुल मिला के कहा जाए 2 दिन की परिषद बैठक 1.5 दिन में सिमट गई। 1.5 दिन में भी भागीरथपुरा के अलावा किसी भी खास विषय पर इस शहर में बात नहीं हुई है। तो ये थी जानकारियां शहर की जो हमने आपको दी। हमारा आग्रह कृपया करके इस कार्यक्रम को लाके दोपहर न्यूज़ का ये विशेष कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बनाते हैं। हमारा आग्रह इस कार्यक्रम की लिंक जरूर आप अपने मित्रों तक पहुंचाइए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे कार्यक्रम इसी चैनल पर आपको देखने होते। शहर की बहुत तेज़ी से खबरें फटाफट में हम देते हैं। 7 से 8 मिनट के अंदर पूरा कार्यक्रम में आपको शहर के पूरे हाल समाचार मिल जाते हैं। तो ये तो थी खबरें और जानकारी जो हमने आपको दी। हमारा आग्रह कृपया अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को अपने मित्रों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।